बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, दैट इज ऑल अबाउट बिग डेटा। बिग डेटा क्या था? बिग डेटा क्या था? बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में इज नोन एज बिग डेटा। मतलब हर नौइयत का डेटा, उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब क्या था यहाँ पर? साइज का डेटा बहुत ज्यादा मिकदार में मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद अगली चीज थी मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, कि ये ऐसा डेटा है जो कि बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है। मतलब 1 मिनट पुराना डेटा शायद मेरे लिए क्या हो, यूजलेस हो। तीसरी चीज वेराइटी, ये डेटा मेरे पास मुख्तलिफ वेराइटी 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 का मतलब ये डेटा मेरे पास मुख्तलिफ वेराइटी में मौजूद है। स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। मतलब कोई एक फिक्स्ड फॉर्म नहीं है कि सिर्फ ये स्ट्रक्चर्ड ही होगा या सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड ही होगा। चौथी चीज वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या था यहाँ पर? यहाँ पर वेरासिटी का मतलब था कि वो बिग डेटा जो मेरे पास मुख्तलिफ वॉल्यूम में है, मुख्तलिफ वेराइटी में है, मुख्तलिफ वेलोसिटी के अंदर है, शर्त यह है कि वो वेरासिटी भी होना चाहिए। क्या मतलब? कि वो डेटा सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, उस डेटा पर मैं भरोसा कर सकूं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज वेरासिटी। सोचिए इतना सारा डेटा है आपके पास, लेकिन अगर वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, उस डेटा की क्वालिटी सही नहीं है, उसमें एरर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो आपके किसी काम का है? नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरासिटी। समझ में गए? पांचवी चीज वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है? कि अगर एक डेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर ले, लेकिन फिर आखिर में पता चले कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये कोई मुझे वैल्यू जनरेट करके नहीं दे रहा, तो क्या ये डेटा बिग डेटा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो बिग डेटा की सबसे आखिरी और सबसे यूजफुल फीचर क्या है? वैल्यू। कि वो वैल्यू जनरेट करके मुझे दे रहा हो। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि ये बिग डेटा हम जमा कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ये बिग डेटा हम कहाँ कहाँ से जमा कर सकते हैं? सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। देखें, अब ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेटा तो है नहीं सिर्फ कि मैंने कंप्यूटर में गया, फाइल डाउनलोड कर ली, बैंक बैंक की एप्लीकेशन खोली, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली, आई कैप का पोर्टल खोला, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया। तो ये ऐसा डेटा तो है नहीं। ये तो बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम, वेलोसिटी, सारी फीचर समझ में आ रही हैं। तो इसको जमा करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो सोर्सेस क्या है इसके? सबसे पहला सोर्स है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप जाकर क्या करेंगे? आप जाकर बिग डेटा जमा करेंगे। जैसे मैंने बात की कि अगर आपसे मुतालिक मुझे कोई डेटा लेना है तो मैं क्या करूंगा? वो जो एल्गोरिथम है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएगा और आपसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट किन चीजों में, मिसाल के तौर पे आपको क्या पसंद है, ये सारी चीजें, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो ये सब कुछ जमा करके आ जाएगा और फिर वो उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की, यहाँ पर मैंने कोई पोर्टल से कुछ चीजें डाउनलोड की, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स को छोड़ दिया और वो जाकर वहां से इंफॉर्मेशन जमा करके आ गए। अब उसमें सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे मौजूद डेटा नहीं होगा, बल्कि आपके इंटरेस्ट, आपने जो चीजें देखी वो सारी चीजें, आपने अगर किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया तो उससे पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोच रहे होते हैं। अब एक बात बताएं, कमेंट्स कौन सा डेटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसके लिए मुझे किस टूल की जरूरत पड़ेगी? एनएलपी की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, जो ये एनालाइज करके बता रहा होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगेन सोर्स क्या हुआ यहाँ पर? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके पास एक अदद सोर्स है बिग डेटा जमा करने का। इसके बाद एक चीज है मेरे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। इसके साथ में आपको ये आखिरी वाली चीज लिंक करूंगा, मशीन जनरेटेड डेटा। इन दोनों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये एसी लगा हुआ है, इस एसी के रिमोट के ऊपर आपको दिखता होगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या आ रहा है। इस वाली फीचर देखिए कि अगर आप उसमें जाएं तो वो रूम टेम्परेचर बताता है आपको कि इस वक्त आपके रूम का टेम्परेचर क्या है। तो मुझे एक बात बताएं, वो जो रूम का टेम्परेचर है वो कैसे पता चल रहा है? इसके अंदर एक सेंसर लगा है जो ये देख रहा है कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और वो आपको बता रहा है कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाई, इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आपको ये बात बता रहा है। कौन सा डेटा है? मशीन जनरेटेड डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा।
बिग डेटा है या नहीं है? बिग डेटा है, सही है, क्योंकि वो हर सेकंड आपको टेम्परेचर अपडेट करके दे रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया ट्रेडिशनल एसी, पुराना एसी, लेकिन आजकल जो स्मार्ट एसी आ रहा है वो मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। उसमें ये डेटा ट्रेवल कर रहा होता है थ्रू इंटरनेट आपके मोबाइल के अंदर। आप अपने मोबाइल से उस टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, आप उसे बंद कर सकते हैं, आप उस पर टाइमर लगा सकते हैं। तो अगेन, अगर वही डेटा ट्रेवल करने लगे थ्रू इंटरनेट और इंटीग्रेट हो जाए दो तीन डिवाइसेस के थ्रू, तो अल्टीमेटली वो कौन सा डेटा हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के थ्रू ट्रेवल करने वाला डेटा। तो मैंने दो चीजें लिंक की, नंबर 2 और नंबर 4, एक मशीन जनरेटेड डेटा और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। तो आईओटी डिवाइसेस का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वही मशीन जनरेटेड डेटा, लेकिन अगर वो ट्रेवल कर रहा हो थ्रू इंटरनेट, हम उसको कंट्रोल करने लगे थ्रू इंटरनेट, उसके थ्रू टास्क परफॉर्म करने लगे थ्रू इंटरनेट, तो वो बेसिकली आईओटी डिवाइस के थ्रू काम हो रहा होता है। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी ट्रांजैक्शनल डेटा। बिग डेटा का मतलब सिर्फ ये नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल डेटा भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, क्या ये बिग डेटा का पार्ट नहीं है? बिल्कुल ये भी है। तो ट्रांजैक्शनल डेटा, आपने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई काम करा, तो वो डेटा भी आपके लिए क्या हो जाएगा? बिग डेटा हो जाएगा। Data generated from platforms like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok includes posts, likes, shares, comments, and even just scrolling behavior. ये क्या है? Big data का एक source है। A cola company launching a new flavor can analyze millions of social media posts to see if the sentiment is positive, negative or mixed. तो उन्होंने क्या किया? एक अदद पोस्ट लॉन्च करी और ये देखा कि उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, उससे पहले मशीन जनरेटेड डेटा पढ़ते हैं। डेटा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय कंप्यूटर्स, सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी विदाउट ह्यूमन आउटपुट। दिस इंक्लूड्स लॉग फाइल्स, सिस्टम अलर्ट्स एंड परफॉर्मेंस metrics. In a power plant, sensors on a turbine constantly generated data on temperature and vibration. This is used for predictive maintenance, predicting when the turbine might fail so they can fix it before it breaks down. ये तो मैंने आपको मिसाल दी है घर के एसी की। अगर मैं इसका इंडस्ट्रियल साइड पे बात करूं, तो फैक्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट मशीन्स इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करने की, मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ऑयलिंग करने की जरूरत पड़ती है, इनको बंद करने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है, बंद कब करना है? खराब होने के बाद बंद करें तो क्या करें? खराब होने का इंतजार करें? पहले से प्रिकॉशंस लें? अब सवाल ये, आपको कैसे पता चलेगा खराब होने वाली है? आपको एक सेंसर चाहिए जो बता रहा हो टाइम टू टाइम कि सर ये मशीन खराब होने वाली है, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। आपको उस मशीन के ऊपर एक लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो ये आपके पास कौन सा डेटा हो गया? मशीन जनरेटेड डेटा। Internet of Things devices. Physical devices embedded with sensors that collect and transmit data. This includes smartwatches, smart fridges, industrial centers and connected cars. तो यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज की कोई चीज नहीं है जो नॉर्मली यूज हो रही होती है, बल्कि स्मार्ट चीज है जिसमें आप चीजों को मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें आप उस डेटा को इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करवा रहे हैं और उससे पे डिसीजंस ले रहे हैं। In logistics, delivery trucks have GPS and engine sensors that send real-time data on location, speed, and fuel efficiency to a central office. जो ट्रैकर लगा हुआ होता है गाड़ियों के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है कि अगर आपने गाड़ी में ट्रैकर लगवाया, जिस कंपनी से लगवाया है, अगर आपकी गाड़ी को कोई छेड़ेगा तो आपको कॉल आ जाएगी। अब सवाल ये सब हुआ कैसे? उस सेंसर ने ये डिटेक्ट किया कि खतरा है और उसने इंटरनेट के थ्रू सिग्नल्स किसको भेजे? अपनी कंपनी को। कंपनी ने ये चीज डिटेक्ट करी और आपको कॉल करती। तो दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। लेकिन अगर वो सेंसर सिर्फ अपने पास डेटा रिकॉर्ड करो कि हाँ भाई मुझे कोई छेड़ रहा है या गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये क्या है? जस्ट मशीन जनरेटेड डेटा। बात समझ में आई? ट्रांजैक्शनल डेटा, data generated from business transactions. Every time you buy something online, swipe a card or pay a bill, transactional data is created. आप किसी भी नौयत की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कोई कार्ड यूज करते हैं, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शनल डेटा। An online retailer uses your purchase history to recommend other products you might like and to manage their warehouse inventory. तो वो क्या करेंगे? वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका परचेज पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पे ईद करीब है, तो वो ये देखेंगे कि आपने पिछले 10 सालों में ईद के करीब क्या क्या खरीदा। तो अगेन आप इस बार भी शायद वो चीजें
खरीद रहे होंगे। तो ये जिस डेटा पर उन्होंने काम किया, कौन सा डेटा है? ट्रांजैक्शनल डेटा। इसमें कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद अब इन जगहों से, ये तो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज से डेटा जमा कैसे करना है, मेथड्स। क्या मेथड्स होंगे आपके पास? मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाएं, आप ट्विटर पर जाएं, आप इंस्टाग्राम पर जाएं। वहां पर जाकर आप क्या करेंगे? आप एक एक बंदे की प्रोफाइल खोलेंगे। आप एक एक बंदे की प्रोफाइल खोलकर उसके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखेंगे। ये वाले काम आप एक एक बंदे की करेंगे जाकर? नहीं सर। इसके लिए तरीका यूज होता है वेब स्क्रैपिंग। आप एक एल्गोरिथम उठाएंगे और उसे छोड़ देंगे, बोलेंगे जाओ इन 10,000 लोगों का ये डेटा जमा करके ले आओ। वो फौरन से जाएगा और आपके लिए सारा डेटा जमा करके ले आएगा। Using software to automatically extract large amounts of data from websites. A travel comparison site uses web scraping to collect flight prices from dozens of different airline and travel agency websites every few minutes. एक एयरलाइन कंपनी है, उसको ये डिसाइड करना है कि मैं अपने टिकट की प्राइस क्या रखूं। तो वो क्या करती है? वो मुख्तलिफ दुनिया में जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स पर अपने बॉट्स को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एल्गोरिथम्स को छोड़ती है और जाकर कहती है जाओ ये सारा डेटा जमा करके ले आओ। वो जाता है, वो हर वेबसाइट पर जाकर डेटा जमा करके लाता है। क्यों? ताकि आप अपनी प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट कर सके। तो अगेन ये बिग डेटा जमा करने का एक अदद मेथड है और उस मेथड का नाम क्या है? वेब स्क्रैपिंग। क्या नाम है? वेब स्क्रैपिंग। डेटा फ्रॉम सेंसर्स। अभी आपको मैंने बताया कि मशीन जनरेटेड डेटा है, आईओटी डिवाइसेस हैं। तो अगेन ये डेटा जो सेंसर्स, आपने कहा इस एसी के अंदर एक सेंसर लगा है जो ये डेटा बता रहा है कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना है। वो जो इक्विपमेंट चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, उस पे एक सेंसर लगा है जो ये बता रहा है कि इस मशीन का टेम्परेचर कितना है इस टाइम पर। तो अगेन ये डेटा जो आप जमा कर रहे हैं, कहाँ से जमा कर रहे हैं? सेंसर से। तो आपके पास एक और मेथड है डेटा जमा करने का और वो है सेंसर्स के थ्रू डेटा जमा करना। Collecting data directly from the IoT and industrial sensors we talked about earlier. This requires a network to transmit the data and a system to receive it. In smart farming, soil moisture sensors are buried in a field. They collect data every hour and send it to the farmer's computer, telling them exactly when to water the crops. तो स्मार्ट फार्मिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपने उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सेंसर्स लगा दिए हैं और वो सेंसर्स क्या कर रहे हैं? वो सेंसर्स रियल टाइम के अंदर ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस वक्त इस सॉइल को मॉइस्चराइजर की जरूरत है या नहीं है, पानी की जरूरत है या नहीं है। लॉग फाइल्स। जब भी आप कोई सिस्टम यूज करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उस कंप्यूटर के अंदर आपका एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है। मतलब अगर अज्यूम करता हूं अलहम का पोर्टल का एक्सेस है आपके पास, तो आप जिस टाइम पर पोर्टल लॉग इन करेंगे, कोई लेक्चर देखेंगे, लेक्चर को पॉज करेंगे, फिर पोर्टल को लॉग ऑफ करेंगे, इन सबको क्या कहते हैं? आपकी एक्टिविटी। उस सिस्टम के ऊपर आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है कि आपने किस टाइम पर कौन सा लेक्चर देखा, कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया। तो क्या ये बिग डेटा नहीं है? सोशल मीडिया की ब्राउजिंग हिस्ट्री की तरह हो गया, लेकिन मैं सब बात करूं किसी स्पेसिफिक सिस्टम के हवाले से। अगर मैं एक अलहम्द का पोर्टल मैनेज कर रहा हूं और एक तरफ ब्राउजिंग हिस्ट्री, दोनों अलग अलग बातें। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी है, लेकिन अलहम्द का पोर्टल तो एक स्पेसिफिक पोर्टल है, तो आपका उस पोर्टल के ऊपर क्या एक्टिविटी है, दैट इज नोन एज लॉग फाइल्स। ब्राउजिंग हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो गूगल आपकी एक्टिविटी नोट कर रहे हैं, वो गूगल की लॉग फाइल्स है। फेसबुक आपकी एक्टिविटी नोट कर रहा है, वो गूगल की लॉग फाइल्स है कि आपने कब लॉग इन किया, क्या किया। इसे क्या कहते हैं? लॉग फाइल्स। Every server, computer, and application generates log files. These are text files that record every event, error, or interaction. They are automatically collected and centralized for analysis. A cybersecurity company sets up a system that collects and analyzes log files from a bank servers. If the logs show multiple failed login attempts from a strange location in 1 second, the system flags it as a potential hacking attempt. आप अपना जीमेल अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है पुरानी डिवाइस पे कि आपकी उस डिवाइस में लॉगिन हुआ, इस एरिया में हुआ है। क्यों आता है? क्योंकि वो कहता है इससे पहले कभी आपने ये डिवाइस यूज नहीं करी, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि कहीं ये कोई हैकर ना हो। इसे कहते हैं लॉग फाइल्स मेंटेन करना। तो अगेन ये भी आपके पास एक मेथड है बिग डेटा जमा करने का।
सर्वेज एंड यूजर्स जनरेटेड डेटा। आखिरी तरीका कि आप क्या करें, अपने यूजर्स के पास जाकर उनसे लेने राय कि आप मेरी प्रोडक्ट के बारे में, आप मेरी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, सर्वे करना। Actively asking users for their input through forms, polls, and feedback tools. After you order food from Foodpanda, they send you a short survey. How was your delivery? The data from thousands of these surveys help them identifying which restaurants are constantly late. तो उन्हें पता चलेगा इस तरीके से कि कौन सा रेस्टोरेंट लेट डिलीवरी कर रहा है, कौन से के फूड में प्रॉब्लम है, कहाँ हमारे राइडर की गलती है। अगेन कैसे पता चला, उनको बिग डेटा की जरूरत तो थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से लिया, लेकिन उन्होंने एक तरीका और यूज किया और वो क्या था, सर्वे। तो वो हर प्रोडक्ट के आखिर में, हर डिलीवरी के आखिर में आपसे एक सर्वे लेते हैं कि आप बताइए कि आपको ये डिलीवरी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो आपके पास चार मेथड्स का। तो सवाल, बिजनेस कैसे हासिल करता है गूगल? गूगल बिजनेस इस तरीके से हासिल करता है कि जब गूगल के पास आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री मौजूद है, मिसाल के तौर पे आप ईद के दिनों में सर्च करते हो हर साल के शॉपिंग करनी है, मुझे ये वाले शूज चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, तो अगेन उसको पता चल जाता है कि इस डेमोग्राफिक्स के लोग, इस लोकेशन के लोग इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं एक बिजनेस करना शुरू करता हूँ कपड़ों का, मैं गूगल एड्स यूज करता हूँ, तो गूगल मुझे सेल्स लीड्स ला कर देगा। कैसे ला कर देगा, इसी ब्राउजिंग हिस्ट्री को यूज करते हुए। वो मेरा एड पूरी दुनिया को नहीं दिखाएगा, पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी है, आपके ख्याल में क्या गूगल वो हर एड उठाकर 7 अरब लोगों को दिखाता है? क्या आपको आज तक अमेरिका के किसी प्रोडक्ट का एड नजर आया, न्यूयॉर्क, यूएसए या यूके? नहीं, क्यों नहीं आया? चाइना, क्यों नहीं आया? वीपीएन की बात नहीं है, गूगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको वो ऐड दिखाना, लेकिन मसला ये है कि गूगल को लगता है कि आपके लिए वो ऐड रेलेवेंट नहीं है, इस वजह से। इसमें कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? सब क्लियर है? ओके। अब वो चार मेथड्स क्या थे मेरे पास, वो चार मेथड्स क्या थे मेरे पास? मेरे पास वो चार मेथड्स हैं: वेब स्क्रैपिंग, नंबर टू डेटा फ्रॉम सेंसर्स, नंबर थ्री लॉग फाइल्स, और नंबर फोर सर्वे। अब सवाल क्या आ सकता है, आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये कंपनी है, बिग डेटा जमा करना चाहती है, बताएं इनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ से ये डेटा जमा कर सकते हैं। तो वो आपसे सोर्सेज भी पूछ सकता है और वो आपसे मेथड्स भी पूछ सकता है। अगर सोर्सेज पूछ रहे तो क्या बताएंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाकर आप क्या क्या सिर्फ सोशल मीडिया बोलेंगे, या उसे बताएंगे सोशल मीडिया पर क्या, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जा सकता हूँ, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ठीक है, और इसके बाद आईओटी डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस, उसके बाद मशीन जनरेटेड डेटा, मेरे पास एक डेटा का सोर्स है, और तीसरी चीज ट्रांजैक्शनल डेटा। भाई क्या चाह रहे हो दोनों, मुझे बता दो, मुझे बता दो भाई क्या चाह रहे हो। क्लास हो जाए कर लेना यार, ऐसी मजाक कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी क्लास तो सही से होने दो, अभी पढ़ लो, 40-50 मिनट की क्लास होती है मुश्किल से, पढ़ते हैं उसके बाद करेंगे ऐसी मजाक। क्या शर्म नहीं है? चलो, इसके बाद अगली चीज, एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई सवाल? बस पीछे बैठी हैं, आपको नींद आ रही होगी, आगे आ जाओ। अकेले बैठ नहीं, हाल टाइम ऐसा है, टाइम ऐसा है, मुझे मसला नहीं है। चले, इसके बाद चौथी चीज, एप्लीकेशन ऑन, नींद सबको आ रही है, बेटा रात को टाइम पे सोया करो ना। लाइट नहीं है मेरे ख्याल से, कर लिया आ गई। बोल क्या हो रहा है इस बार को, बोले इस बार। दोनों बाहर जाके डिसाइड कर लो को कौन जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा। अच्छा, अब बिग डेटा की एप्लीकेशंस देखते हैं। वही हेल्थ केयर सेक्टर, वही फाइनेंशियल सेक्टर, वही रिटेल सेक्टर, जिनसे हमने एनालिसिस करना परफॉर्म की थी। तो आए देखते हैं कि वो बिग डेटा का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। पहले आप लोग बताएं
कि एक हॉस्पिटल बिग डेटा का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, सब अपने अपने थॉट्स एक एक करके, एक एक करके हाथ उठाएं, बताएं। कौन सा बीमारी फैल रही है, ठीक है, और कोई। यार मुझे लगता है कोई परेशानी है, मतलब जहां बैठाऊंगा उससे बातें करनी है, अलग से पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। मैं यही कह रहा हूँ, मसला ये नहीं है कि किसी से खास दोस्ती है, मसला ये है कि किसी बंदे की जरूरत है तुम्हें, मतलब इंसान होना चाहिए बस। यही कह रहा हूँ, मुझे लगता है इंसान की जरूरत है, बस कोई इंसान हो, मुझे उससे बातें करनी है भाई, थोड़ी देर पढ़ लो। जी, चलो बताओ कोई और एग्जाम्पल। एक तो एग्जाम्पल दी उन्होंने कि भाई बीमारी डिटेक्ट करने के लिए, अच्छा किस तरीके से, थोड़ा एलेबरेट कर सकते हैं। न्यू न्यू वैक्सीनेशन वगैरह करने के लिए किस तरीके से, थोड़ा एलेबरेट। कैसे कर सकते हैं, इसमें बिग डेटा का क्या रोल है। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। और तेज तेज डिवाइसेस यूज कर सकते हैं क्या। ठीक है, हम ये वाला काम कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है, आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ। पेशेंट्स की क्या देखे। सही है, अच्छा किस तरीके से, थोड़ा एलेबरेट करो कि आप कहाँ से डेटा जमा करोगे और क्या चीज कैसे यूज करोगे उसे। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं जिस एरिया में काम करता हूँ, मुझे पता चला कि वहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे पता चला। मैंने सर्वे करवाया, मैंने वेब स्क्रैपिंग की, मैंने सोशल मीडिया पर अपना एल्गोरिथम रन किया, तो मुझे पता चला कि इस वक्त मेरे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी कोविड 19 फैल रही है। तो अब अगेन उस दौर में किस इक्विपमेंट की जरूरत थी, अज्यूम करता हूँ वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, उस बिग डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपने हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स अवेलेबल करवा दी। इस तरीके से आप बिग डेटा को यूज कर सकते हैं। What it does, big data in healthcare helps doctors and hospitals detect diseases earlier, provide better patient care, and create personalized treatment plans for individuals. How it works, by analyzing massive amounts of medical data, patient records, lab results, even data from wearable fitness trackers, healthcare providers can spot patterns that would be impossible for a human to see. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेशेंट का रिकॉर्ड देखा, ट्रांजैक्शनल डेटा कि भाई पेशेंट कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, लैब रिजल्ट्स, आपने ये देखा कि भाई लैब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आपने वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर किस में आ जाएगा, आईओटी डिवाइसेस, आपने ये देखा कि इस वक्त पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम है ज्यादा है, ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जा रहा है, तो अगेन मुझे उनको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। Think back to the COVID-19 pandemic. Healthcare agencies around the world didn't just rely on hospitals' report, they analyzed data from multiple sources. तो उस टाइम पर कैसे पता चला कि एक बीमारी फैल रही है, क्या मतलब सिर्फ हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स थी, नहीं, लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे थे उसके बारे में। Mobile tracking, anonymous location data from phones showed how people were moving and gathering. Analyzing tweets and posts for words like fever, loss of taste, or cough helped identify emerging hotspots. तो सोशल मीडिया पर हमने ये चीज एनालाइज की कि भाई जो लोग बीमार हो रहे हैं ना, उनको मसला क्या आ रहा है, उनको मसला आ रहा है फीवर, उनको टेस्ट जा रहा है, उनको नजला खांसी जुकाम ये सब हो रहा है, तो अगेन ये सिम्टम्स हैं कोविड 19 के, मुझे पता चल गया। फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, मुझे कैसे पता चला कि ये बीमारी मिलने जुलने से फैल रही है, कैसे पता चला, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि जब 10-15 लोग गैदरिंग में जमा हुए और उनमें से किसी एक को भी था, तो अल्टीमेटली वो फैल गया। बिग डेटा की मदद से आपने ये काम किया। हेल्थ रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल शेयर्ड एनोनिमाइज्ड डेटा ऑन केसेस एंड पेशेंट आउटकम्स। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी जो कि हॉस्पिटल्स ने अपना डेटा आपको भेजा कि भाई हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनमें ये वाले सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो अगेन आप एक हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से सोचें, जिसके पास ये सारा डेटा आएगा तो उसको उस हिसाब से पॉलिसीज वगैरह या एक्शंस वगैरह लेने चाहिए।
This massive real-time analysis helped governments understand how the virus was spreading and make critical decisions about where to send ventilators, doctors, and vaccines first. अब रिटेल एंड ई कॉमर्स में बात करते हैं, कोई एग्जांपल रिटेल एंड ई कॉमर्स में बिग डेटा की कोई एप्लीकेशंस। ट्रेंड्स को देखते हुए हम गुड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, और कुछ सही हम वेब स्क्रैपिंग करके देख सकते हैं कि कस्टमर को किस तरह की प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आ रही हैं। और कोई हम ये वाला काम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किन प्रोडक्ट्स की सेल्स आने वाले वक्त में कम हो जाती है, किस तरीके से। हम ये वाला काम कर सकते हैं यहाँ पर। Retailers use big data to understand what customers like, set the right prices, and manage their stock. They analyze everything what you buy, what you look at online, what you review, and even what you abandon in your shopping cart. तो अब एक रिटेलर कैसे देख रहा होगा, इस नौयत से सोचे। बिग डेटा सोचना है आपने, सिर्फ ये नहीं कहना सेल्स रिपोर्ट जमा कर लो, मैंने ये नहीं कहना कि देख लो कि पास्ट में सेल्स कब ज्यादा होती है कब कम होती है, मैंने यहाँ पर बिग डेटा पे काम करना है। तो अब अगेन बिग डेटा को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शॉपिंग कार्ट बिग डेटा है, आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टाइम लगाया बिग डेटा है, आपने किस प्रोडक्ट को 2-3 बार विजिट किया लेकिन फिर भी नहीं खरीदा बिग डेटा है। इसके अलावा व्हाट यू लुक एट ऑनलाइन, आप किन चीजों को ढूंढ रहे हैं, आप जो गूगल के ऊपर लिखकर सर्च करते हैं ना, वो भी गूगल के पास रिकॉर्ड होता है, वो भी गूगल के पास रिकॉर्ड होता है। आप जो लिखते हैं कि मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बैग्स चाहिए, आप लिखते हैं कि मुझे ड्रेसेस चाहिए, तो गूगल के पास इस चीज का रिकॉर्ड है कि ये कीवर्ड्स किन लोगों ने कितनी बार सर्च किया है। You log into Daraz or any other e-commerce site. The platform's big data system tracks your browsing history, purchase history, search queries, time spent. Search queries का मतलब आप सर्च बार में क्या लिखकर ढूंढ रहे हैं, उस चीज के वो यूज कर रहा है और बता रहा है कि आपको क्या देखना है, क्या चाहिए। The system analyzes all this data in real time and shows you recommended for you section. If you were looking at cricket bats, it will show you cricket balls and gloves. This is proven to increase customer satisfaction and sales. तो अगेन उसने क्या किया, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को यूज करते हुए आपको बताया कि आपको किन चीजों की जरूरत थी, आपको क्या चाहिए, और फिर उस हिसाब से आपको रेकमेंड किया। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसे यूज कर सकते हैं हम बिग डेटा को। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को देखकर ये देख सकते हैं कि आपकी स्पेंडिंग कितनी ज्यादा है। तो अगर एक बंदे की स्पेंडिंग ज्यादा है और बचाता कम है पैसे, तो वो हमारे पैसे कैसे वापस करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसे यूज करता है। ट्रांजैक्शनल डेटा आप यूज कर सकते हैं किस तरीके से, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये बंदा, इस बंदे के पास महीने के शुरू में पैसे कम होते हैं और आखिर में पैसे ज्यादा हो जाते हैं, सही है। तो उससे बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी ड्यू डेट क्या रखनी है पैसे लेने की। जिस डेट पर आपके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, मैंने उसी डेट पर आपसे पैसे लेने। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उसको कैसे पता कि कौन लोग हैं जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, कौन लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो बैंक के पास एक अदद एल्गोरिथम होगा जो पास्ट में ये देख लेगा कि ये लोग हैं जो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये लोग हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो बैंक क्या एनालाइज करेगा कि उन लोगों की ट्रांजैक्शंस कैसी थी, तो जो पैटर्न उनकी ट्रांजैक्शंस में था, अगर वैसा पैटर्न मुझे कहीं और नजर आया, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपको भी सस्पिशियस मार्क कर देगा। Banks and financial institutions use big data to catch criminals, decide who to lend money, and improve customer service. Predictive analytics models are trained on massive data sets of past transactions to learn what normal and suspicious look like.
You have a credit card from HBL, you live in Lahore, but you suddenly transactions appears from a store in London. हुआ ये कि आपके पास एक कार्ड था और आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है लंदन के अंदर। तो अगेन उसको शक हुआ कि किस तरीके से आपका कार्ड लंदन पहुंचा। द बैंक सिस्टम रिसीव्स द ट्रांजैक्शन डेटा इन मिली सेकेंड्स। उसने क्या किया, आपके ट्रांजैक्शन डेटा देखा कि ट्रांजैक्शन कहाँ हुई, लंदन में, कार्ड कहाँ पर है, पाकिस्तान का। A machine learning model trained on billions of past transactions analyzes it instantly. It checks, is this location normal for you? Is the amount typical? Is this store unknown for fraud? ऐसा तो नहीं कि कहीं इस स्टोर के थ्रू पहले भी बहुत सारे लोग फ्रॉड करते रहे हों, पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करते चले गए हों और आखिर में पता चला कि ये लोग फ्रॉड कर रहे थे या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। It flags the transaction as suspicious. इसका रिजल्ट क्या निकला? The bank system can immediately block the transaction and send you a text message. Did you just try to spend rupees 150,000 in London? This real-time analysis powered by big data minimizes financial losses from fraud. यही तो बात है कि बैंक ने आपके बिग डेटा का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद करवाई हुई थी तो बैंक आपको या तो क्या करेगा, मना कर देता है, यूजुअली कॉल भी नहीं करता, वो मना कर देता है कि ये कार्ड एलिजिबल ही नहीं है, एरर आ जाता है। फिर आप उसको इनेबल करते हो और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन अगर आपका कार्ड फिजिकली वहां पर स्वाइप हो रहा है, फिजिकली वहां पर स्वाइप हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, तो ज्यादा शक की बात नहीं है। ऑनलाइन तो चलो ठीक है, मैंने लंदन से चीज ऑर्डर कर ली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा के, लेकिन एक लाहौर का कार्ड लंदन में स्वाइप हो रहा है, क्या ये एनॉमली नहीं है? एनॉमली का मतलब होता है कोई वन ऑफ इवेंट, कोई अनसर्टेन इवेंट। ये सवाल उठता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग साइड पर किस तरीके से बिग डेटा का यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग साइड पर अभी हमने बात की कि जो मशीन जनरेटेड डेटा, आईओटी सेंसर्स, तो मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दी आपको कि एक पूरी सीमेंट फैक्ट्री है, उसका एक रूम होता है सीसीआर, कहते हैं कंट्रोल रूम। अब उस कंट्रोल रूम वो ऐसी जगह है जहां से पूरी फैक्ट्री चल रही है, कंट्रोल हो रही है। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी फैक्ट्री एक कमरे से कैसे कंट्रोल हो रही है? क्योंकि उस रूम के अंदर सारे डिवाइसेस के सेंसर्स लगे हुए हैं कि मशीन कौन सी खराब होने वाली है वहां पर नजर आ रहा है, कौन सी मशीन में प्रॉब्लम आ गई है। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोडक्शन हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। मिसाल के तौर पे एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये बंद हो गई, आपको कैसे पता चलेगा कहां पर प्रॉब्लम आई है? सवाल, कैसे पता चलेगा? उस कंट्रोल रूम में ये पता चल रहा होगा कि देखो ये पूरी इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट में यहाँ पर ब्रेक डाउन आया, इसीलिए उस कंट्रोल रूम को सबसे ज्यादा अहम जगह कहा जाता था। तो मैन्युफैक्चरिंग साइट पर किस तरीके से यूज करते हैं? इस तरीके से यूज कर रहे हो। Manufacturers use big data to make their factories smarter, improve product quality, and make sure their supply chain, getting parts and delivering products runs smoothly. आप लोगों ने कभी देखा हो कि जो पैकेट्स में चीजें आती हैं वो मशीन बनाती है, मशीन पैक करती है। कभी ऐसा हुआ कि किसी में कम ज्यादा, बहुत कॉमनली ऐसा हुआ? नहीं। चिप्स जितनी लेस के एक पैकेट में होगी उतना दूसरे पैकेट में होगी, आप वेट करके देखोगे। कैसे? सर हमने कोको में कम ज्यादा होगी, एक कम हो जाता है एक ज्यादा हो सकता है। भाई जिससे मंगवाते हो उस पर डाउट है, जिससे मंगवाते हो उस पर डाउट है, ऐसा ना सील होता है तो सील करने में कितनी देर लगती है? एक मशीन आती है उससे बंद कर दो बस। ये सारी अनसर्टेनिटीज आपके साथ हो रही है, मतलब हमारी इतनी अच्छा नसीब नहीं है। दो तो कभी नहीं निकली, एक आध कम निकली है, खाली निकली है। बड़ा अच्छा नसीब है भाई। लेज भरी भी आई है। क्या हो गया भाई? अगर ऐसा होने लगे तो मतलब मामला खराब है। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेस की फैक्ट्री के अंदर जो ये मशीन लगी हुई है, जो ये चीज एनालाइज कर रही है कि मुझे एक पैकेट के अंदर कितनी फिलिंग करनी है, इसका मतलब उस मशीन के अंदर खराबी है। उस मशीन में क्या है? खराबी है, फॉल्ट है। तो इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग साइड पर ये चीज हेल्प करती है। Sensors or machine-generated data, constant data, temperature, vibration, speed. Big data analytics monitors this data to predict when a machine might fail. A company like Toyota has giant assembly line with hundreds of robots.
Sensors on a robotic arm constantly send data about its performance to a central system. A predictive model analyzes this data and detects a tiny change in vibration patterns. This pattern, seen in thousands of past data points, indicates that a specific bearing is wearing out. तो हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर इक्विपमेंट्स चल रहे थे, वही आपकी वाली बात, उसने लेस फिल करी, आगे जाकर एंड पॉइंट पर वजन हुआ तो पता चला कि इसके अंदर होने 100 ग्राम चाहिए थे, लेकिन वेट आ रहा है 120 ग्राम का। वहीं पर हमने इक्विपमेंट्स को रोका। कैसे, क्यों रोका? क्योंकि मेरे पास डेटा आया कि ये मशीन सही से फिल नहीं कर रही। इसका फायदा क्या हुआ? अगर मैं ये डेटा यूज ना करता तो नुकसान क्या होता? ज्यादा प्रोडक्ट पहुंच जाती या कम पहुंच जाती, दोनों सूरतों में नुकसान है। क्या नुकसान है? अगर कम भेजते तो लोग नाराज होते, ज्यादा भेजते तो लोग खुश हो जाते। ये भी देखो, दोनों तरफ से नुकसान पता होने चाहिए आपको। ये मैंने क्या बताया आप लोगों को? रिस्क क्या है इस चीज का? क्या बताया मैंने आपको? रिस्क क्या है इस चीज से रिलेटेड? रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब क्या है? जी, रिस्क का मतलब क्या है? क्या? सही है। और देखो भाई, कुछ बुरा होने का डर इज नोन एज रिस्क। मतलब अगर मैं बाइक पे जाऊंगा तो रिस्क क्या है? एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, टायर पंचर हो जाएगा, ये क्या है? रिस्क है। अब इस रिस्क को क्या कर सकते हो आप? मिटिगेट कर सकते हो। कैसे मिटिगेट करोगे? बाइक एहतियात से चलाकर। पंचर वाले केस में क्या करोगे? एक सब्स्टिट्यूट ट्यूब रख लो, या गाड़ी होगी तो स्टेपनी मौजूद होती है। मिटिगेट बता रहा हूँ यार, अब तुम अपने ऊपर लेकर चल रहे हो भाई। मैं आपको क्या, बाइक ना चलाएंगे, सबसे अच्छी चीज। सांस लेंगे तो मरने का रिस्क, सांस ही मत लें सर, सिंपल। पेपर अटेम्प्ट करोगे तो फेल होने का रिस्क है, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करो, फेल होने का रिस्क ही थी। तो अगेन, रिस्क खत्म करने का तरीका एक तो सबसे आसान, काम ही मत करो। ये नहीं है मिटिगेट करना। मिटिगेट करने का मतलब होता है काम भी करना है और रिस्क को भी कम से कम करना है, इसे कहते हैं मिटिगेट करना। अब सबसे अहम बात, जहां डेटा आएगा वहां पर मुश्किलात भी आएंगी। उन मुश्किलात को आपने क्या करना है? ओवरकम करना है। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास? सबसे पहला चैलेंज, क्वालिटी। मैंने वो बात की, और ये क्वालिटी कहां से लिंक हो रही है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? वैल्यू, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब था कि मेरा डेटा सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा की क्वालिटी सही होनी चाहिए। तो मेरे लिए एक चैलेंज है ना कि मेरे पास डेटा सही क्वालिटी में मौजूद नहीं है। उसके बाद मेरे पास दूसरा सबसे बड़ा मसला, वॉल्यूम से लिंक करिएगा। जब डेटा बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मौजूद है तो चैलेंज क्या है मेरे लिए? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इतने सारे डेटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना मेरे लिए अजाब बन जाता है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अभी हमने बात करी कि बिग डेटा में आप डेटा क्या जमा कर रहे होते हैं? आप किसी की ब्राउजिंग हिस्ट्री देख रहे होंगे, आप किसी के इंटरेस्ट देख रहे होंगे, आप किसी की परचेजिंग हिस्ट्री देख रहे होंगे। ये उसका पर्सनल डेटा है। आप उसका डेटा ले रहे हैं कि आपने उससे इजाजत ली? ली होगी, ली होगी। अगर इजाजत ये पहले होता था, अब आप फेसबुक की ऐप डाउनलोड करें, वो आपसे सब अलाउ अलाउ करवाता है। अलाउ करे बगैर वो आपको यूज ही नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? ये रीजन है उसका, क्योंकि उसके ऊपर लॉज अप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन, मसला यहाँ पर ये नहीं है कि आपने उससे बगैर इजाजत के ले लिया होगा, क्योंकि आजकल यूजुअली लोग ले रहे होंगे इजाजत के साथ। मसला यहाँ पर यह कि आपने वो डेटा लिया लेकिन उसको कहीं गलत यूज तो नहीं किया। क्या आपने उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा? आपने उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा? डेटा इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है, क्योंकि यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर डेटा मेरे पास ऐसा नहीं है कि सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, पेरोल का डेटा। मैंने तीन शीट्स अलग अलग रखी, इनको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। मैंने सेल्स, परचेज और पेरोल को अगर मिला दिया
तो अल्टीमेटली मैंने तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। मिलाने का मतलब हरगिज ये नहीं है डेटा मिक्स कर दिया, मिलाने का मतलब है यहाँ पर डेटा को लिंक कर दिया आपस में, ताकि मुझे पता रहे कि सेल्स किस प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है, क्या मैं परचेजिंग भी उतनी ही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज वहीं पर डिप्लॉयड हैं या नहीं है। इसे कहते हैं इंटीग्रेट करना और उससे फायदा उठाना। अब यहाँ पर मसला क्या आता है, जब आपके पास बिग डेटा होगा ना तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो मौजूद ही नहीं है। कोई स्टैंडर्ड, कोई स्ट्रक्चर्ड है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड है। आप कैसे इन सबको इंटीग्रेट करोगे? तो यहाँ पर डेटा को इंटीग्रेट करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम। द डेटा इज मैसी, रॉन्ग और इनकम्प्लीट। Implement strict data validation, checking at the point and regular data cleansing। तो आपने क्या करना है, जब भी बिग डेटा जमा करना है आपने इंश्योर करना है कि वो डेटा सही से आपके पास पहुंचना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, द डेटा इज टू बिग फॉर नॉर्मल कंप्यूटर्स। आपके लिए इस डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं करना, देखें ये कोई सामान नहीं है कि लाकर रख देना है, इसको प्रोसेस करना है, इस पर एनालिसिस परफॉर्म करनी है। अब वो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको हरकत में लाना है उस कंप्यूटर को, सिर्फ लाकर जमा तो नहीं करना ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या आता है, उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को स्टोर करना। You can't store petabytes of data on a laptop. You can't process it with Excel. You need specialized, expensive infrastructure. आप एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल में नहीं खोल सकते। एक दफा मैंने एक कंपनी का डेटा था गालिबन परचेजिंग से रिलेटेड, कि पूरे साल की जो परचेजिंग करते थे, मैं सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ, और वो फाइल थी एक्सेल के फॉर्मेट में। मैंने उसको लैपटॉप में ओपन किया, वो नहीं खुली फाइल, वो फाइल नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो पेटाबाइट में था ही नहीं, वो एमबीज में फाइल थी। लेकिन इतनी बड़ी फाइल थी, वो इतनी बड़ी फाइल थी कि वो फिर भी नहीं खुली। वजह क्या थी कि सर आपका एमएस एक्सेल इतनी बड़ी फाइल को शायद सपोर्ट ना कर पाए। यूज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जैसे कि Hadoop और Spark which split the data across hundreds of computers, और use cloud storage which is scalable। तो होता क्या, अब सवाल ये उठता है कि जब वो फाइल मेरे पास नहीं खुली तो फिर मैं उसके ऊपर काम किस तरीके से करूंगा? सर आपके पास मुख्तलिफ टूल्स आते हैं जो बनाए ही इसलिए गए कि आप इतनी बड़ी फाइल्स के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो आप उस पर एमएस एक्सेल वाले काम नहीं कर पाएंगे, आप उस पर सिर्फ उसी तरह के काम कर पा रहे होंगे। Data key privacy and security. You have to keep people's data safe and follow the law. If you get hacked and customer data is stolen, you lose trust and can be fined millions under laws like GDPR। आपने लोगों का डेटा तो जमा कर लिया, लेकिन अगर उसे मिस यूज करा तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं। Implement encryption, strong access controls and constant monitoring for threats। Encryption क्या होता है? मैंने encryption के बारे में आपको बताया था कि डेटा मुझे यहाँ से दूसरी क्लास में पहुंचाना है। एक तरीका है कि वो लिखें और लेकर चले जाएं। दूसरा तरीका है कि मैं उसको क्या करूं, एक बैग में रखूं, ताला लगाऊं और चाबी वहां पहुंचा दूं, फिर उसके बाद वो बैग ले जाऊं। तो अल्टीमेटली अगर वो बैग किसी के हाथ लग भी गया तो वो उसको खोल नहीं सकता। इसे कहते हैं इनक्रिप्ट करना। और उसे डिक्रिप्ट कौन करेगा? वो क्लास वाला। डेटा इंटीग्रेशन, योर डेटा इज स्टक इन डिफरेंट प्लेसेस एंड फॉर्मेट्स। The marketing data is in one system, sales data in another, and social media data somewhere else. They don't talk to each other, creating data silos। Data silos क्या होते हैं? Silos कहते हैं बेसिकली ऐसे कंटेनर जहां पर आप डेटा को जमा कर रहे होते हैं। आपने क्या किया, मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ साइलॉज में रख दिया। तो अल्टीमेटली आपस में वो बात कैसे करेंगे? अल्टीमेटली वो बात आपस में कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप आगे जाकर एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक चीज पढ़ेंगे, उसे कहते हैं ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो इसके ऊपर काम किस तरीके से करेगा कि वो इन सब चीजों को आपस में इंटीग्रेट कर देगा। तो अब आप उन सारे डेटा के ऊपर एक साथ एनालिसिस भी परफॉर्म कर पा रहे होंगे। Use data integration platforms or middleware that acts like a translator, pulling all the data from different sources together in one unified system for analysis। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि सारा डेटा एक जगह जमा कर दो, काम किस तरीके से करो? तो आपको डेटा साइलॉज में जमा करना है, लेकिन फिर एक यूनिफाइड सिस्टम चाहिए जो आपको आपके हिसाब से काम करके दे। आपने अगर एनालाइज करना है मार्केटिंग डेटा को और सेल्स की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो मार्केटिंग से कुछ डेटा लेगा, सेल से कुछ डेटा लेगा, आपकी मर्जी के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, आपका काम हो जाएगा।
तो अगेन उसने सारे डेटा को मिक्स नहीं किया, उसने सारे डेटा को तमीज से यूज किया आपके मतलब के लिए। बात समझ में आई? तो मेरे पास चार अहम चैलेंजेस क्या हैं? डेटा की क्वालिटी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। देखें, हर मसला बी के साथ लिंक्ड है। तो पहला मसला क्वालिटी का है, वेरासिटी के साथ लिंक्ड है। दूसरा मसला स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का है, वॉल्यूम के साथ लिंक है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपके डेटा की प्राइवेसी इंश्योर करनी है। फिर उसके बाद डेटा की इंटीग्रेशन, जब डेटा इतने ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो उसको मुख्तलिफ डेटा के साथ इंटीग्रेट करना मेरे लिए मुश्किल है। अब अगेन आपको क्या सिर्फ चैलेंजेस याद करने हैं? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। देखें, चैलेंजेस याद, ये लाइनें नहीं रटनी। मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं। क्वालिटी का मसला है, स्टोरेज का मसला है। आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ ये स्टोरेज का मसला ये कंपनी कैसे रिजॉल्व कर सकती है, तो आप उसको सॉल्यूशन दे देंगे कि मैं स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का मसला रिजॉल्व कर सकता हूँ एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे कि उसने यहाँ पर नाम दिए हुए हैडूप और स्पार्क। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, बस आपसे पूछेगा बताओ क्या करूं, आप उसे बोलते हैं हैडूप और स्पार्क यूज कर लो। आप क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूज कर लो। अब क्लाउड स्टोरेज का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर सारे काम करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक सर्वर के ऊपर जाऊं जिसका काम ही ये है कि वो सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और मैंने वहां जाकर एक जगह खरीदी और अपना काम करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे आई क्लाउड, आई क्लाउड का पता है सबको, गूगल क्लाउड। अब अगेन वो स्टोरेज मेरे पास नहीं है, वो कहाँ पर है? गूगल के पास। और अब आपको शायद पता हो कि गूगल क्लाउड पे जो फाइल पड़ी है, आप उस पर एम एस एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, आप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्लाउड पर क्या काम करना, क्लाउड कंप्यूटेशन परफॉर्म करना। आपने वो सारा काम किया कहाँ पर? किसी और की फाइल के ऊपर कहीं और रखकर। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जी, कोई सवाल? बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों खत्म होती है हमारी क्लास? मैं तो 10 बजे नहीं आया ना, मैं तो 2:30 बजे आया हूँ। मैं 2:30 बजे आया हूँ तो मैं कब तक पढ़ाऊंगा? 5 बजे तक। एक शर्त है फिर, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज करने होंगे। टेस्ट है जुमेरात को? नहीं नहीं, एमसीक्यूज थोड़ी, एमसीक्यूज तो कर लिए ना हमने। वो तो वैसे भी करना है, वो कोई एहसान नहीं है भाई, वो करना है। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो एडिशनल है। जी, ईद के बाद? जी, अभी टेस्ट कब है? सब ईद के बाद कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो उसकी भी अगली वाली समझ रहा था।